आज हम पिछले जो चर्चा हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में कॉलम स्पेस के बारे में, मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस के बारे में, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम और भी बहुत सारे सबस्पेसेस जो मैट्रिसेस बनाते हैं उसको देखेंगे, जैसे रो स्पेस, जैसे नल स्पेस और ऑफ कोर्स कॉलम स्पेस तो हम बात करेंगे ही। तो इसकी इसकी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कॉलम स्पेस या कोई भी स्पेस जो मैट्रिक्स से जनरेट हो रहा है वो मैट्रिसेस के कॉलम्स या रो स्पेस के संदर्भ में रोज, जो रोज है मैट्रिसेस की, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनता है वो रो स्पेस या कॉलम स्पेस है। वैसे ही एक और स्पेस है नल स्पेस, जो कि फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा कुछ अ, अलग बात है जो जिसकी हम चर्चा करेंगे। और ये सारे रेंज स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमने कल बताया था कि जो मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की जो रैंक है वो उसके कॉलम स्पेस के डायमेंशंस के बराबर है। यानी कि मैट्रिक्स की रैंक, ये परिभाषा है मैट्रिक्स की रैंक की, कि मैट्रिक्स की रैंक जो है वो उसमें जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं उसकी संख्या के बराबर ही मैट्रिक्स की रैंक होती है। और हमने ये भी बोला था, और हमने हालांकि ये क्लास में प्रूव नहीं किया है, बट मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि ये प्रूव करने की कोशिश करें कि जो मैट्रिक्स का रो रैंक है, यानी कि रोज के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की जो संख्या है और जो कॉलम्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की संख्या है वो बराबर है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट है, तथ्य है, कि हमारे कॉलम्स 1000 हो सकते हैं, रो 10 हो सकती है, लेकिन फिर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स बराबर होंगे। ये किसी भी अ, किसी भी हिसाब से ये ऑब्वियस नहीं है। और तो इसे प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मैं फिर से बोलूँगा, होमवर्क अगर आपने नहीं किया है तो फिर से जाके प्रूव करें। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी लीनियर अलजेब्रा की बुक का रेफरेंस भी ले सकते हैं, उसकी सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना इस कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से आता हूँ। तो कॉलम स्पेस मतलब कि जितने भी कॉलम्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं मैट्रिक्स के, उनकी संख्या। और इससे जो स्पेस जनरेट होता है उसे हम सब स्पेस या वेक्टर स्पेस, कॉलम का वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। और वैसे ही रो से भी एक सब स्पेस जनरेट होगा। तो ये हमने किया था, और इसमें हमने देखा था कि भाई अ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और एक्स जो है यहाँ पर, कैपिटल एक्स आपको दिख रहा होगा, अगर कैपिटल एक्स मेरा एक सब स्पेस है और उस सब स्पेस से मैं एलिमेंट्स निकालते जाऊँगा और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, तो मेरे पास एक नया सेट बन जाएगा। वो नया सेट ए एक्स है, और ए एक्स भी हमारा सबस्पेस है, यही कॉलम स्पेस भी है। और हमने इसे प्रूव भी किया था, इसका प्रूफ काफ़ी आसान है। तो इसी पे ही आज हम और आगे बात करते हैं, और हम इसका थोड़ा, जिसे मैं कहता हूँ, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं कि कॉलम स्पेस का ज्योमेट्रिक मीनिंग आखिर है क्या। और मैं आज एक नया वर्ड यूज़ करूँगा, और उस वर्ड का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो परावर्तन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, अगर मैं इसे, चलिए मैं एक छोटा सा टू डायमेंशनल वेक्टर लेता हूँ, क्योंकि हम टू डायमेंशनल को पिक्चराइज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर है ए एक्स वाई, और अगर मैं इसे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ ए, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक नया वेक्टर पैदा हो जाएगा, जो कि जिसे, चलिए मैं अगर जी कह दूँ, तो इसमें दो एलिमेंट्स होंगे, z1 और z2। यानी कि मैंने इसे 2x2 मैट्रिक्स को 2x1 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक 2x1 वेक्टर मिल गया। तो असली में हमने किया क्या है? हमने किया ये है कि अगर मेरे पास एक टू डायमेंशनल प्लेन में मेरा एक वेक्टर है, और आप सभी को वेक्टर का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो ये मेरा वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। तो हम कर ये रहे हैं कि जब हमने ए से एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक नया वेक्टर आ गया है जिसे हम z कह रहे हैं, और जिसके नए कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए कि ये z1 है और ये z2 है। यानी मैंने एक नए वेक्टर, पुराने वेक्टर एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मैंने उसे रोटेट कर दिया है, मैंने उसे थोड़ा लंबा या छोटा कर दिया है ए से मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो जो ए मैट्रिक्स है, अभी तक हमने देखा था कि भाई ये ए मैट्रिक्स जो है वो एक्स वाई पे ऑपरेट कर रहा है, नया वेक्टर आ रहा है, हमने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स की तरह देखा था। अब मैं इसे आपको नया ज्योमेट्रिक मतलब बताना चाह रहा हूँ, और ये नया ज्योमेट्रिक मतलब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, ये सब के लिए बहुत ही उपयोगी इंटरप्रिटेशन है। तो हमने एक्स वाई वेक्टर को लिया और हमने ए से मल्टीप्लाई किया और वो वेक्टर चेंज हो गया है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मेरा ए 1 - 1 और 0 1 है, और ध्यान देने वाली बात यह है, आपको जब भी अगर मैं अब आगे चल के वेक्टर या मैट्रिक्स दिखाऊं तो आपके मन में हमेशा आना चाहिए कि इसका रैंक क्या है। और इसका रैंक अगर आप ध्यान दें तो इसका रैंक 2 है ना। तो इसका रैंक 2 इसलिए है क्योंकि दोनों कॉलम जो हैं आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो चलिए, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट 0 1 लिया, ठीक है। 0 1 जो है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एक पॉइंट है, और अगर मैंने इसे ए से मल्टीप्लाई किया तो तो क्या आ जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यानी कि मैंने 0 1 लिया, मैंने इसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, मगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वेक्टर वहीं का वहीं रह गया। अब मैं कोई और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, या मैं कोई और वेक्टर भी ले सकता हूँ। चलिए दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, हम उसी मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 1 और -1 1 कर दिया, और मैंने फिर से 0 1 से उसे मल्टीप्लाई किया। तो जो हमारा नया वेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 और ये 1। तो 0 1 पहले बार मैंने एक ए से मल्टीप्लाई किया था तो 0 1 ही रह गया, लेकिन अगर मैंने दूसरी बार उसी वेक्टर को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 में जो है कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको ज्योमेट्रिकली थोड़ा बताता हूँ। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा वेक्टर था 0 1, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा वेक्टर है 0 1, वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में नहीं है, और ये हमारा वेक्टर है। और मैंने जब उसे मैं इसे A1 कहता हूँ, पहली मैट्रिक्स को मैं A1 कह रहा हूँ और दूसरी मैट्रिक्स को मैं A2 कह रहा हूँ। पहले मैंने जब 0 1 को A1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 1 0 1 ही रहा, यानी A1 का उस वेक्टर में कोई प्रभाव नहीं है, या प्रभाव है भी तो वो वहीं का वही रह गया है। जब मैंने दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, A2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 0 1 जो है वो 1 1 में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा वेक्टर इस तरह से 1 1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा वेक्टर 1 1 है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह जब हम एक वेक्टर को, कोई भी एक पॉइंट है n डायमेंशन में, उसको हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट जो है ट्रांसफॉर्म होके नए वेक्टर की तरह चले जाता है, नए वेक्टर की तरफ चले जाता है। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। एक्चुअली मैं चाहूँ तो इसे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और उस केस में तो डायमेंशन ही बदल जाएगी वेक्टर की। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात कही थी, हमने उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह देखा था। अब मैं आपको एक नया मतलब बता रहा हूँ, और ये मतलब इस पूरे जो वेक्टर स्पेस और कॉलम स्पेस, इन सबको ये मतलब जोड़ने वाला है। ज्योमेट्रिक मीनिंग जो है इसका, इन सबको जोड़ देगा ये। तो फाइनली जिसे हम कहेंगे टेक होम मैसेज क्या है इसका, वो ये है कि एक मैट्रिक्स एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, परावर्तित कर सकता है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम समझेंगे कॉलम स्पेस और रो स्पेस और नल स्पेस के माध्यम से। तो चलिए इसी पे ही और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक नया वेक्टर, एक नया मैट्रिक्स है, और बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं। इस मैट्रिक्स को मैं 1 1 और 1 1 ही कहता हूँ, और मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ एक्स वाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो रोकें और पहला प्रश्न ये आंसर करें कि इस मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स मेरा ए है, इसका रैंक क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आंसर करें कि जब इस मैट्रिक्स को मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, या एक्स वाई को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप किसी भी तरह देख सकते हैं इसे, तो क्या होगा और किस तरह के वेक्टर्स मुझे मिलेंगे आंसर के तौर पे। ठीक है, तो आप इसे रोकें और करीब 1 मिनट सोचें। तो अगर आपने ये देखा होगा, अगर आपने किया होगा, तो पहली बात तो ये है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है। क्यों? क्योंकि जो हमारा C1 है
और जो हमारा कॉलम C2 है, तो C2 इज इक्वल टू C1 है, यानी कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं, यानी रैंक ऑफ A इज 1। वैसे आप इसे देखिए, आप कॉलम रैंक और रो रैंक दोनों की सेम है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कॉलम भी आपस में डिपेंडेंट है, रो भी आपस में डिपेंडेंट है। एनीवे रैंक 1 है। अब जब हम इसे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पास ये मिल जाएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई, यानी कि जितने भी मेरे वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऐसा वेक्टर दे रहा है जिसका x और y दोनों बराबर हैं। यानी कि मैं कोई भी वेक्टर ले लूं x1 x2, लेकिन जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस मैट्रिक्स से, तो हमें x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट, जो फाइनल पॉइंट जो हमारे आ रहे हैं, जो पहले जो भी पॉइंट था एक्स वाई, अब जो नया पॉइंट आ रहा है एक्स प्लस वाई, इसमें एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? ये सारे के सारे एक लाइन में मौजूद हैं जिसके एक्स और वाई बराबर हैं। आप इसे देखिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसका एक्स पॉइंट है और ये इसका वाई पॉइंट है, और ये दोनों बराबर हैं। यानी कि मैंने कोई भी पॉइंट लिया पूरे 2D प्लेन में, और जब मैंने इसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं एक लाइन में आ गए। ये, और वो लाइन कौन सी है? लाइन है जिसके एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है, और यहीं से आपको कॉलम स्पेस के बारे में और थोड़ा ज्योमेट्रिक मतलब समझ में आएगा, कि मैंने जो मेरा कैपिटल एक्स था, वो पूरा का पूरा 2D स्पेस था। आपको अगर याद होगा तो हमने बोला था कि ये वाला जो है वो कैपिटल, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल एक्स से आता है ना। और हम जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया सेट बन जाता है ax, और ax भी वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस भी है। तो यहाँ पे अगर हम x के 2D प्लेन ले रहे हैं, पूरा का पूरा 2D प्लेन ले रहे हैं और उससे सारे पॉइंट उठा रहे हैं, तो उस सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं जिसका x और y बराबर है। तो आपने ज्योमेट्री में क्लास 9th या 10th में और आगे भी लाइन की इक्वेशन देखी होगी, और स्पेशली एक ऐसी लाइन जो कि जिसका x और y बराबर होते हैं, वो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू x, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि देखिए, वेक्टर कोई भी हो, वो ट्रांसफॉर्म होकर इस लाइन में आ जाता है। यानी कि जो मेरा जो कॉलम स्पेस है, वो एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जो कि एक लाइन में मौजूद है। और दूसरी बात आपको इसमें जो आपको समझ में आ रही होगी वो ये है कि इस कॉलम स्पेस का डायमेंशन भी 1 है, क्योंकि रैंक 1 है, राइट। और 2D स्पेस में अगर कोई ऐसा स्पेस है जिसका डायमेंशन 1 है, तो वो लाइन ही होगी। लाइन एक सिंगल डायमेंशन की चीज होती है ना। तो ये दोनों पूरा जो कंसेप्ट है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम स्पेस और कॉलम स्पेस का डायमेंशन, आपको इससे ज्योमेट्रिक मतलब इससे समझ में आ रहा है कि भाई मैंने पूरा का पूरा 2D स्पेस लिया, उसमें मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई किया तो देखा कि वो सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट होके, ट्रांसफॉर्म होके उस लाइन में आ गए, है ना। और लाइन की परिभाषा ये है। तो x इज इक्वल टू वाई जो लाइन है, ये किसी और लाइन में भी आ सकते थे। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 रख देता, तो वो x प्लस 2y और x प्लस 2y यानी उस लाइन में आ जाते। तो लाइन तो वही है, बस उसके इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से दिखता। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये सिंगल रैंक मैट्रिक्स है, इसलिए ये एक 2D स्पेस को 1D स्पेस में कन्वर्ट कर रहा है। इसका रैंक 1 होने के कारण ये 2D स्पेस को 1D स्पेस में कन्वर्ट कर रहा है, और यही हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पे देख रहे हैं। कल हमने एल्जेब्राइकली देखा था कि ये जो कॉलम्स हैं, ये जो एक्स वाई है, ये कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कोफिशिएंट्स का काम करता है। और चूंकि कॉलम्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर स्पेस जो आ रहा है, जो परिणाम में जो वेक्टर स्पेस हमें मिल रहा है, उसका डायमेंशन भी 1 है। और आज हमने देखा कि डायमेंशन 1 होने का मतलब क्या है। 2D स्पेस में 1 डायमेंशनल सबस्पेस होने का मतलब है कि वो एक लाइन है। 3D स्पेस में 1 डायमेंशनल भी लाइन होगा, लेकिन 3D स्पेस में 2 डायमेंशनल सबस्पेस, 3D स्पेस ये पूरा कमरा है, इसमें अगर 2 डायमेंशनल सबस्पेस की बात करें तो वो एक प्लेन होगा। यानी कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स A बना सकता हूं, और मैं इसका उदाहरण आपको अभी तुरंत दे दूंगा।
जो कि 3 डायमेंशनल पॉइंट्स को 2 डायमेंशनल प्लेन में प्रोजेक्ट कर देगा, और इसी को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो ए के कॉलम स्पेस के कारण हो रहा है। तो मैं आपको 3D स्पेस का उदाहरण तुरंत देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा सिंपल उदाहरण देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब मैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूंगा ए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0, और इसे हम 1 1 0 कह देते हैं। और मैंने आपको ध्यान होगा कि मतलब इसमें दिख रहा होगा आपको कि C3 जो है इस मैट्रिक्स ए का, जो C3 कॉलम है वो C1 और C2 के बराबर है। यानी कि फिर से रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगा। अब ये तो क्लियर है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है। ये भी क्लियर है कि इससे जो कॉलम स्पेस जनरेट हो रहा है इसका डायमेंशन 2 है ना? हमने कल प्रूव किया था कि कॉलम स्पेस एक वेक्टर स्पेस है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है। ट्रांसफॉर्म ये ऐसा करेगा, तो मैं ए को किसी भी एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी पॉइंट जिस पे ए ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड्स आप ध्यान रखें। 3 डायमेंशनल कॉलम स्पेस का कोई भी पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड। ए जो है उस पे ऑपरेटर है, यानी वो उस पे ऑपरेट कर रहा है, वो उस पे काम कर रहा है। और जब ऑपरेट कर रहा है, जब मुझ पे कोई चीज़ ऑपरेट करती है तो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, मैं बदल जाता हूँ। तो वैसे ही ये वेक्टर भी बदल जाएगा। हम देख रहे हैं कि वेक्टर किस तरह से बदल रहा है। अब जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस जी। पहला एलिमेंट x प्लस जी होगा, दूसरा एलिमेंट होगा y प्लस जी, और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 0। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट हो जाएगा x प्लस जी, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा y प्लस जी, और तीसरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। यानी कि मैं कोई भी पॉइंट लूं x y z, वह ट्रांसफॉर्म होकर x प्लस जी, वाई प्लस जी और 0 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है। तो अगर मैं इसे थोड़ा अपने चित्रित कर दूं, अगर मैं 3 डायमेंशनल पॉइंट को, तो ये मेरा 3 डायमेंशनल प्लेन है, और कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई जी है, यानी इसका कोई x है, कोई y है, और उसके कोई हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, z है। तो जब मैं इसमें a मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा वेक्टर a है, x है, माफ कीजिएगा, ये वेक्टर x है। या मैं ऐसे वेक्टर, चूंकि x के साथ कंफ्यूजन है इसलिए मैं इसे वेक्टर c कह देता हूं। ये मेरा वेक्टर c है। और जब मैं इसमें a मल्टीप्लाई करता हूं, a से इस वेक्टर पे ऑपरेट करता हूं, तो वेक्टर का जो z कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है, और वो पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ जाता है ना? यानी कि ये जो ऊपर में जो पॉइंट है उस पे मैंने ए लगाया तो वो पॉइंट ज़मीन पे गिर गया। ये ज़मीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जी 0 है। और वो उस ज़मीन वाला जो प्लेन है, अब उस सारे के सारे पॉइंट उसमें आ गए हैं। तो कोई भी 3 डायमेंशनल पॉइंट पे मैंने ए लगाया, वो ज़मीन पे आ चुका है। और ये जो ज़मीन है एक तरह का प्लेन है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल सबस्पेस का काम करता है। प्लेन इज ऑफ 2 डायमेंशंस, राइट? तो इस तरह हमने देखा कि कॉलम स्पेस of a matrix, which is this. So this is the resulting column space of the matrix. वो एक 2 डायमेंशनल स्पेस में काम करता है। और ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि चूंकि रैंक ए का 2 है, इसलिए इसका कॉलम स्पेस का रैंक भी 2 है। और हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया कि कॉलम स्पेस एक 2D स्पेस में ऑपरेट कर रहा है। तो ये तो हमारा रहा कॉलम स्पेस, और ये हमारा रहा ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलम स्पेस। अब हम समझते हैं कि भाई हमने अभी तक जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस पे किए हैं, मतलब कि जिसका जो डायमेंशन था, जिसका जो जो कि n क्रॉस n था। व्हाट इफ आई टेक एन m क्रॉस n मैट्रिक्स?
अगर मैं एक m क्रॉस n मैट्रिक्स लेता हूँ जो कि स्क्वायर नहीं है, जिसका मतलब m और n बराबर नहीं है, तब उस पॉइंट का क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि मैट्रिक्स ना केवल पॉइंट को उसी स्पेस में रख सकता है ऑपरेट करके, बल्कि एक नए स्पेस में ले जा सकता है। एक 3 डायमेंशनल पॉइंट को 2 डायमेंशनल स्पेस में ले जा सकता है। और जब हम आगे चल के जिसे हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, यानी कि हमारे पास अगर बहुत ही बड़ा डेटा पॉइंट आएगा, जिसे हम डेटा पॉइंट कहते हैं, जिसमें हज़ारों एंट्रीज होंगी, मगर सारी की सारी एंट्रीज उपयोगी नहीं होंगी हमारे काम के लिए, तो उन एंट्रीज को हम कैसे हटाएं, हम कैसे इस बात का निर्णय लें कि कौन सी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूँगी कि भाई मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि कल बरसात होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए आज मैं कौन कौन सी चीज़ें लूँगा कि जिससे मुझे पता चल जाए कि कल बरसात होगी कि नहीं होगी। अब इन सब एंट्रीज में मान लीजिए एक एंट्री आती है आज के मेरे शर्ट का कलर, तो मेरे शर्ट के कलर से तो बरसात में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं कल के, तो लेकिन अगर चूंकि वो भी डेटा पॉइंट आ रहा है, तो वो डेटा पॉइंट एक तरह से एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट है, हम उस डेटा पॉइंट को यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम इस जो भी हमारा खूब सारे डेटा आ रहे होंगे जिसमें मेरे शर्ट के कलर भी होंगे, तो हम कहेंगे कि भाई हम इस डेटा पे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि शर्ट का कलर हट जाए, क्योंकि उससे हमारे बरसात के प्रेडिक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो केवल उपयोगी है हम उन्हीं पॉइंट्स को रखना चाहते हैं, उन्हीं डायमेंशंस को रखना चाहते हैं, और उसको करने का तरीका है कि आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि उसका डायमेंशन कम हो जाए और वो जो अनुपयोगी पॉइंट्स हैं वो निकल जाएं। तो इसलिए इस तरह हम अपने डेटा सेट के डायमेंशन को भी बदल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अभी तक हमने डेटा सेट के डायमेंशन को नहीं बदला है, अब हम उसको भी बदलेंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो दिस इज अ 2x3 मैट्रिक्स, ये एक 2x3 मैट्रिक्स है, और अब मैं इसमें फिर से एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 2z और y प्लस 3z, ये मेरा आंसर है। और आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक 3 डायमेंशनल पॉइंट लिया था जो कि एक 2 डायमेंशनल पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी मैंने 3 डायमेंशनल पॉइंट लिया, मैंने उसमें 2x3 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और वो 2 डायमेंशनल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हमने 3 डायमेंशनल पॉइंट को 2 डायमेंशनल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। प्रश्न ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यही मशीन लर्निंग में हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन आज ये समझना कि दिस लीनियर ऑपरेटर, ये जो लीनियर ऑपरेटर ए है जो कि नॉन स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए हाई डायमेंशनल पॉइंट कैन रिजल्ट इन अ लो डायमेंशनल पॉइंट। एक ऐसा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि बड़े डेटा पे ऑपरेट करेगा तो उसे छोटे में भी उसको परावर्तित कर सकता है। और इस चीज़ का हम भरपूर प्रयोग करने वाले हैं। डेटा साइंस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे मैंने आपको जैसे बताया कि जिसे डायमेंशन रिडक्शन कहते हैं, और इस कंसेप्ट का बहुत यूज़ होता है, और केवल लीनियर अलजेब्रा समझ के ही आप उसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ। तो ये हमारा जो है कॉलम स्पेस जो है, यहाँ पे आप देखिए कॉलम स्पेस is of 2 dimension, even though this x is in 3 dimension, but ax is in 2 dimension. Column space is always, column space हमेशा जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो हमारा परिणाम आ रहा है, जो हमारा नतीजा आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कॉलम स्पेस का डायमेंशन उस स्पेस पे ऑपरेट होता है। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम चल के नल स्पेस देखने वाले हैं जो कि यहीं पे ऑपरेट होने वाला है। ठीक है, तो कॉलम स्पेस में आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम नल स्पेस की बात करेंगे। धन्यवाद।